अरे ये तो मीठा है, ये गुड़ है, छक्का है, जो जब मुझे कहा जाता था तो शायद मुझे जब लगता था कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ। कोई मेरे कपड़े खींच रहा है, कोई अपने पास में बैठाने के लिए इधर आ जा, ऐसा कई बार मैडमों द्वारा, टीचर द्वारा मुझे बोला जाता था कि क्या है अपनी भाषा को सही करो। 2016 में स्वच्छता से संबंधित जब मुझे सम्मान करने के लिए बुलाया गया तो उस समय शायद मेरे लिए बहुत अच्छा एक ऐसा पल था और मेरे जीवन का एक, अगर मैं कहूँ, टर्निंग पॉइंट या मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव वाला समय था वो कि बिग के साथ में बैठी हूँ और मुझसे वो पूछ रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ा एक था। तो वो पल और ये पल जो मुझे लगता है कि मतलब वास्तव में आपके कर्म जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर कर्म आपका आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24x7। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हैं और आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी पहचान मध्य प्रदेश में पहली सरकारी नौकरी पाने वाली ट्रांसजेंडर के रूप में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल की रहने वाली संजना सिंह राजपूत जी की। संजना जी वैसे तो कई सामाजिक कार्यों में संलिप्त हैं और साथ ही साथ कई बेसहारा महिलाएं हैं जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश का स्टेट आइकॉन भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और भी ऐसी कई खूबियां हैं जो वो अपने आप में ही समेटे हुए हैं। वैसे हम देखते हैं कि जो लोगों का सफल जीवन होता है उसके पीछे का संघर्ष बड़ा कठिन होता है। मैडम का भी संघर्ष कहीं ना कहीं कठिन रहा है। हम जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। संजना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को और सभी दर्शकों को, और आपको भी, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवन से जुड़े कुछ अनुभव आपके चैनल पे साझा करने के लिए। और जैसे कि आपने भी बताया कि संघर्ष तो मुझे लगता है कि हम जब पैदा होते हैं, मेरे ख्याल से जन्म लेने से लेकर अंतिम तक हमारा संघर्ष जारी रहता है। तो बिल्कुल मैंने वो संघर्ष किया है और आज जो भी उपलब्धियां मुझे आज मिली हैं उसमें समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान के साथ साथ मेरा संघर्ष भी रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि बिना संघर्ष करे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो संघर्ष का नाम ही जीवन है और हर व्यक्ति जीव से लेकर इंसान तक संघर्ष करता है। और हम जब संघर्ष करते करते संघर्ष की परिभाषा को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमें वो उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो हम चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को बिना संघर्ष करे कुछ प्राप्त नहीं होता है। और ख़ासकर अगर मेरे जैसे एक थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर समाज के व्यक्ति की बात करें तो ये मेरे लिए 10 गुना ज़्यादा संघर्षशील जीवन हो जाता है, क्योंकि समाज हम जैसे लोगों को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारी संघर्ष और हमारी जो मेहनत है वो शायद हम लोगों को बहुत ज़्यादा करना पड़ती है। आपको कब पता चला कि आप ना लड़का है ना लड़की? ये तो शायद मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जब मैं थोड़ी समझदार हुई तो उस समय जब लोगों द्वारा मुझे बताया जाता था या लोगों द्वारा मुझे ताने दिए जाते थे कि ये तो मंगलवारी वाला है, और मतलब इस तरीके से जो एक होता है, अरे ये तो मीठा है, ये गुड़ है, छक्का है, जो जब मुझे कहा जाता था तो शायद मुझे जब लगता था कि मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ, या मैं अपने आप को लड़की मान रही तो मैं लड़की नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो ये चीज़ मुझे महसूस कराई जाती थी, मुझे बार बार एहसास कराया जाता था इसका, उस समाज द्वारा जिस समाज में मैं रहती थी। जब आप स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी वहाँ पे सहपाठियों का कैसा माहौल रहता था? वो आपको कैसे ट्रीट करते थे? वही जो हंसी और मजाक, मुझे कमेंट्स करना है, मेरे लिए मजाक उड़ाया जा रहा है, और बहुत ही उनका एक नज़रिया अलग होता था, सोच अलग होती थी। अगर मैं बैठ रही हूँ तो कोई मेरे कपड़े खींच रहा है, कोई अपने पास में बैठाने के लिए इधर आ जा, ऐसा। अब मेरी जो भाषा शैली थी लड़कियों की तरह है, मेरा रहन सहन लड़कियों की तरह शुरू से, उसको लेके कई बार मुझे बहुत फेस करना पड़ता था। जो है सहपाठी जो मेरे होते थे, कई बार मैडमों द्वारा, टीचर द्वारा मुझे बोला जाता था कि क्या है अपनी भाषा को सही करो, ये किस तरीके से लड़कियों की तरह बोलते हो, थोड़ा ऐसा करके। तो सबसे पीछे बैठना है, डर के पीछे बैठना है, तो कई बार अपने आप को बड़ा लगता था कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना। तो ये चीज़ भी लगती थी। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार क्या करना है पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि वो एक डर और वो समाज जो वहाँ के लोग जो मेरे आसपास के जो मेरे लिए माहौल बनाते थे, मुझे थोड़ा सा लगता था बहुत अजीब कि नहीं। तो वो एक लगता था कि नहीं,
मैं लोगों के साथ में कंफर्ट नहीं हूँ, मैं उनके साथ में अपने आप को सहज महसूस नहीं करती थी। तो ये बड़ा अजीब सा लगता था मुझे कि यार मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरे को ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मैं क्या हूँ? मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो वो चीज़ मेरी समझ में नहीं आता था। एक बहुत समय के बाद मुझे पता चला कि अब मुझे ये सब बोला जाता था तो क्यों बोला जाता था। गे और ट्रांसजेंडर में क्या फ़र्क है? गे जो शब्द है वो एक हाई प्रोफाइल कम्युनिटी के बीच समाज में बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, तो वो अपने आप को शायद समाज का होने के बाद भी एक अपने आप को हाई प्रोफाइल मानते हुए अपने आप को गे बोलते हैं। और हमारा जो ट्रांसजेंडर समाज है वो एक कल्चर को, एक परंपरा को फॉलो करता है। हमारा किन्नर समाज जो है वो हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं, तो इस वजह से शायद हम अलग होते हैं और उनमें एक अलग है। तो एक बाउंड्री है, तो वो हम लोग अपने में उनको शामिल नहीं करते, या मैं कहूँ कि वो हमें अपने अपने में शामिल नहीं करते। और बाकी अगर हम कहें तो सभी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस समाज ने आपको ठुकराया आज आप उसी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, कैसे? क्या होता है ना हनी कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो तरह के व्यक्ति होते हैं कि एक तो वो होता है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा करा है तो आप उनका बुरा करो। कि जिस तरह से कॉलेज में जब कोई नया स्टूडेंट्स आता है, कोई नया छात्र जाता है तो उसकी रैगिंग होती है। फिर वो जब सीनियर बनता है तो एक सी सोच होती है कि भाई मेरे साथ में हुआ तो मैं भी रैगिंग करूं। एक वो व्यक्ति होता है कि वो कहता है कि नहीं, अगर मेरे साथ में जो गलत हुआ है तो वो किसी दूसरे के साथ में गलत ना हो, उनके साथ रैगिंग ना हो। तो मुझे लग रहा है जब हमारी ऐसी सोच होती है कि भाई मेरे साथ में अगर कुछ बुरा हुआ है तो किसी और के साथ में बुरा ना हो, तो वही सेम मेरे साथ भी हुआ है कि जिस समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया, या जिस समाज ने मेरे साथ भेदभाव किया, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक जागरूकता लानी होगी उस समाज के बीच में। तो उनके लिए मुझे बेहतर कुछ करना पड़ेगा, उनकी सोच को बदलना है, तो मुझे पॉजिटिव, मुझे सकारात्मक कार्य करना होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जो चीज़ मेरे साथ में हो रही तो मैं दूसरे के साथ में क्यों होने दूँ। तो उसका पहला प्रयास, पहली सीढ़ी ये कि मुझे समाज के बीच में एक सकारात्मक माहौल बनाना है, उन लोगों की सोच को बदलना है, उनके नज़रिए को बदलना है, और उनका जो एक हमारी किन्नर समाज के प्रति उनके मन में जो घृणा है या भेदभाव है तो उसको कैसे मिटाया जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ हम अच्छे काम कर सकते हैं समाज के बीच में रह के ही, तो हम उन्हीं उसी वर्ग में के लिए काम करें। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेशन जो है वो आता है। जब आपको पहली सरकारी नौकरी मिली वो पल कैसा था आपके लिए? बिल्कुल जैसे किसी अंधे को आंखें मिल जाती हैं और वो पूरी दुनिया देखना चाहता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति को किसी विभाग में नौकरी मिलना और लोगों के बीच में बैठना, उनके बीच में जाकर काम करना, और एक नया अनुभव, इतने लोगों के बीच में एक किन्नर जाके बैठेगा, तो वो मेरे लिए बड़ा अनुभव था। बहुत ही चमत्कार एक रूप से ही था मेरा। तो ये मेरे लिए बड़ा एक वो पल था कि शायद मुझे एक वो सपना मेरा पूरा हुआ है जो मैं वर्षों से देखती थी, कि मुझे भी लोग स्वीकार करें, मेरे जेंडर के साथ में स्वीकार करें, मेरी वास्तविकता के साथ में मुझे स्वीकार करें कि भाई मैं किन्नर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन अगर मुझे अवसर मिलते हैं, मुझे मौका मिलता है, तो मैं भी अपने आप को साबित कर सकती हूँ कि हमारा समाज या हमारे जैसे लोग किसी भी चीज़ में कम नहीं होते हैं। वर्तमान में आप किस किस पद पर हैं? वर्तमान में तो अगर मैं एक समाज सेविका के रूप में ही हूँ, समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता ला सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है किन्नरों की छवि जो है सकारात्मक बना सकूँ, उनका दृष्टिकोण बदल सकूँ। जैसे कि अभी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैं समाज के बीच में कर रही हूँ, स्वच्छता संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे पे एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ में मैं काम कर रही हूँ। और मेरी खुद की संस्था है, संस्था के माध्यम से भी मैं जन सेवा कर रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ में काम कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे ट्रांसजेंडर साथियों के वोटर आईडी बनवा सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतदान सूची में जुड़वा सकें, ताकि उनका भी समाज के अंदर जो है एक अहम रोल हो। तो ये कुछ कुछ जो कार्य क्षेत्र है मेरे, ये जो कार्य हैं वो मेरे को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बड़ा एक तरह से योगदान देते हैं। और मैं कहूँ कि मेरे लिए बड़ा अच्छा एक मंच है, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये समाज की मुख्य धारा में खुद भी आने का, मेरे समाज को लाने का। अपने घर घर छोड़कर इस सोसाइटी तक आप कैसे पहुंची, उसके पीछे का सफर कैसा रहा? घर छोड़कर जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करना, स्ट्रगल करा है जो भी मैंने, तो मतलब वो एक छोटी सी उसमें तो बयां करना
पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन जो भी संघर्ष किया है तो मुझे लगता है कि वो संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उतार चढ़ाव बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें कब कहाँ पर अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना है, कब हमें अपनी ताकत को उजागर करना है, वो सारी चीज़ों को भी मैंने देखा है। मुझे लगता है कि घर छोड़ना एक तरह से दुनिया छोड़ना जैसा होता है। घर छोड़ना जिस समाज में, जिस परिवार में मैं पली बड़ी, वो 13-14 साल की उम्र में जाकर मुझे परिवार छोड़ना पड़ा, तो शायद मेरे लिए एक तरह से वो एक नया जन्म रहा है, और एक नए जन्म में मैंने नया इतिहास रचने का प्रयास करा, और वो सफल भी रहा। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, कार्य सकारात्मक होते हैं, अगर आपके साथ में लोग अच्छे जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक सही दिशा मिलती है, एक सही ऊर्जा मिलती है, और आप अपने जीवन को बदलने के साथ साथ लोगों के जीवन को बदलने की भी ताकत रखते हो। आपकी माँ आपको बहुत प्यार करती थी, जब घर छोड़ा उन पर क्या बीता? हाँ बिल्कुल, देखो माँ के लिए क्या होता है कि कहते हैं ना कि टेढ़ा है लेकिन मेरा है। तो उसे माँ अगर एक सपोले को भी जन्म देती है तो वो अपनी औलाद की तरह ही मानती है, क्योंकि माँ के लिए तो सर्वोपरि वही होता है, वो जिसको भी जन्म दे उसके लिए बच्चा कैसा है, विकलांग है, दृष्टिबाधित कैसा है, उससे मतलब नहीं होता है। माँ के लिए औलाद औलाद होती है। तो माँ का जो मेरे लिए प्रति भाव रहा है वो रहा है कि एक औलाद का है ना, कि बच्चे की तरह, बेटा बेटी जो भी है। लेकिन समाज द्वारा जब होता है कि दबाव डाला जाता है, तो उसके चलते समाज का जो दबाव पड़ता है, तो मुझे लगता है कि परिवार भी उस समाज की परंपराओं का निर्वाह करने के लिए कई बार वो फैसले करता है जो उसके हित में नहीं होता है। ये मैं कहूँ कि मेरी माँ ने भी अगर कुछ फैसला लिया कि भाई मैंने खुद अपने आप को घर छोड़ा, तो मेरी माँ ने भी कलेजे पे पत्थर रखा होगा उस समय कि भाई ऐसा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरी औलाद के बारे में। तो मुझे भी लगता है कि उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, उन लोगों के ताने, उन लोगों के उलाने कि तुम्हारा लड़का तो हिजड़ा है, तुम्हारा लड़का तो छक्का है ना। तो माँ ने तो कभी नहीं कहा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मेरी वजह से मेरे परिवार पे उंगली उठे, उनके अगर मान सम्मान को ठेस पहुंचे, तो फिर ऐसे समाज मुझे, मेरे ऐसे परिवार को छोड़ देना बेहतर है। तो एक फैसला लिया मैंने कि मुझे छोड़ देना चाहिए। वहाँ पे मेरे परिवार ने भी लगा, कई बार ऐसी स्थिति बनी तो वहाँ से मुझे घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद में कई बार मुझे उन चीज़ों ने बड़ा दबाव अपने आप में, कहते हैं ना, मानसिक स्तर पर जो बड़ा रहा है कि नहीं मुझे घर छोड़ना पड़ा, तो क्यों छोड़ना पड़ा। और एक वो घर छोड़ने की घटना से ही अपने आप को प्रेरित किया मैंने कि नहीं, मैं भी समाज में रह सकती हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, समाज में जब जन्म हुआ है तो समाज के साथ क्यों नहीं रह सकती हूँ। तो वहाँ से एक जुनून था, वहाँ से मुझे एक जज्बा था कि मतलब वो मुझे भी कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आज जो समाज ने मेरे परिवार को मुझे अलग करने के लिए दबाव बनाया है, वही समाज और परिवार मुझे अपनाएं और सम्मान के साथ में अपनाएं, और लोगों का नज़रिया जो मेरे प्रति बदले, और वो हुआ भी। जब आपको बिग बी अमिताभ बच्चन ने अवार्ड दिया, उस समय कैसा क्या माहौल था? बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग वाला था। एक तरह से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए एक सपना जैसे था कि 2016 में स्वच्छता से संबंधित जब मुझे सम्मान करने के लिए बुलाया गया, तो उस समय शायद मेरे लिए बहुत अच्छा एक ऐसा पल था। और मेरे जीवन का एक, अगर मैं कहूँ, टर्निंग पॉइंट, या मेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव वाला समय था वो, कि जब मीडिया में और वो सारी चीज़ों में एक पॉजिटिव मैसेज गया एक किन्नर का, कि किन्नर जो है समाज सेवा कर रही हैं और स्वच्छता के लिए उन्होंने काम किया है। तो मेरे ख्याल से वहाँ भी जो है मुझे एक सकारात्मक बदलाव दिखा लोगों में क्या कि कहा बिग बी ने? वो जो होता है कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि संजना जी आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको स्वच्छता प्रोग्राम में योगदान देना चाहिए, और आपने कहाँ से ये प्रेरणा मिली, तो वो मेरे लिए बड़ा अचंभित था कि मतलब अपने आप को मैं वो नहीं करा पा रही थी अपने आप को कि मैं बिग बी के साथ में बैठी हूँ और मुझसे वो पूछ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा एक था। तो वो पल और ये पल जो मुझे लगता है कि मतलब वास्तव में आपके कर्म जो होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं आपके, तो वो सब चीज़ें करा सकते हैं जो आपने कल्पना की हो। और किस किस अभिनेता से मिल चुकी हैं? मिलने का तो इतना नहीं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में वो कार्यक्रम था, हम लोगों को वहीं बुलाया गया था, तो लगभग सभी थे। विवेक ओबराय भी हमारे साथ में थे, और लगभग जितने भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं सबके साथ में मुझे मिलने का मौका मिला। और वहाँ पे जब सभी लोग जो स्वच्छता संबंधित है, सीरियल में भी काम किया? हाँ, एक हमारा सीरियल था जो दंगल पे आता है, किन्नर से ही संबंधित था वो, पति बना किन्नर, एपिसोड नंबर 579 करके, जिसमें मेरा गुरु का रोल था। और उसमें जो एक हमारी समाज का व्यक्ति रहता
है, जो एक समाज के प्रति वो समाज में दिखाया गया है कि हम लोगों पे किस तरह समाज परिवार दबाव डालता है हमारी पहचान को बदलने में। तो वो एक छोटा सा पात्र था कि एक हमारी ही समाज का लड़का रहता है, लेकिन परिवार उसकी आइडेंटिटी को छुपा कर उसकी शादी कर देते हैं, फिर आखिरी में उसको वापस अपने हमारे किन्नर समाज में आना पड़ता है। तो ये सुना है आपके ऊपर फिल्में भी बन रही हैं। अभी चल रहा है इसके ऊपर भी, ये तो भविष्य तय करेगा। कुछ चर्चाएं चल रही हैं अभी, कुछ हाँ डॉक्यूमेंट्रीज तो हाँ बन चुकी हैं। बन चुकी हैं, और अभी कुछ जीवनी भी है जो मेरे से संबंधित, और मेरे पे जो जीवनी है वो भी इसका भी चल रहा है लगभग, और आगे देखते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ वास्तविकता लोगों तक जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये किताबें डॉक्यूमेंट्री इसमें बहुत मदद करती हैं, लोगों तक एक मैसेज जाता है, और लोगों तक मैसेज जाता है तो शायद मेरे ख्याल से वहाँ से लोगों की सोच भी बदलती है। सरकारें ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कर रही है? फिलहाल तो अभी सरकार बहुत धीमी गति से कर रही है, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि जो गति होना चाहिए वो गति नहीं है अभी, क्योंकि मैं 10 साल से देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में तो हैं, हमारे पक्ष में तो हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया थर्ड जेंडर आइडेंटिटी का, तृतीय लिंग पहचान का, हमारे पहचान पत्र बन रहे हैं, सर्टिफिकेट हमें दिए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हर राज्य में एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो कई राज्यों में उसका गठन हो गया है, कई राज्यों में प्रोसेस है। मध्य प्रदेश अभी तक हाँ, अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी जो भी है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बैठक हुई है कई बार इसके लिए भी, तो लगभग हमारा जो भी है हम लोगों ने पॉलिसी दी है उसको भी लागू कर दी गई है ना, वो भी चल रहा है। लेकिन इसमें क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों इतना इसमें देर विलम्ब हो रहा है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन मेरा भी यही है कि जितनी जल्दी इस बोर्ड का गठन होता है तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों को बाकी सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। विशेष क्या मांग रखी है? विशेष हमारा यही है कि भाई हमारा किन्नर कल्याण बोर्ड बनता है तो उसमें जो हमारी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा, जो लीगल एक्ट के तहत होता है, या फिर सरकारी जो भी योजनाएं होती हैं, आज हमारे पहचान पत्र की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चाहे हाउसिंग की घर की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारी जो होता है तो वो सभी योजनाओं का समावेश है इसमें कि ट्रांसजेंडर बोर्ड का जब गठन होता है तो उसके माध्यम से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने के बाद में हम समाज की मुख्य धारा में एक बड़े स्तर पे जुड़ सकते हैं, और हमारा जो प्रशासनिक जो कहते हैं कि हम एक सरकार से दमगा कि हम भी एक समाज का अभिन्न अंग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड का जो एक बनना है तो वो एक दर्शाता है कि भाई जो बरसों से अपेक्षित रहा है किन्नर समाज, वो आज उनको एक मेन उनको स्थान मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं की पात्रता रखते हुए हम वो सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में कितने ट्रांसजेंडर हैं? लगभग अभी 2011 के बाद का जो डाटा रहा है 25 से 30 हज़ार कुछ ट्रांसजेंडर संख्या हैं। लेकिन कहीं कहीं उनका भी जो है अगर हम कहें वोटर आईडी या बहुत सारी जो हमारे समाज के लोग हैं उनका अपडेट नहीं हो पाया है, कुछ सॉफ्टवेयर की या टेक्निकल समस्या रही है, सभी का नहीं बन पाया है। तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि भाई 30,000 25,000 ट्रांसजेंडर हैं, कितने लोग वोट करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। अगर 25,000 है तो 25,000 वोट कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग वोट कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने किसी क्षेत्र में होंगे, अपने प्रत्येक निवास पर होंगे, अपने घर परिवार में होंगे, जिसकी वजह से वो डाटा निकल के नहीं आ पा रहा है। तो उस पर भी थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। वोट डालने की जिम्मेदारी सरकार ने आपके ऊपर सौंपी है, कैसे इसका निर्वहन कर पा रही है? बिल्कुल, इसमें मेरी गुरु का भी मुझे समर्थन मिला। हमारी गुरु ने, हमने मिलकर, हमारे पूरे मंगलवारे के साथियों ने, हमारे पूरे किन्नर समाज ने मिलकर इसकी पहल की। कैंप करते हैं, जागरूकता जितना ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों तक मैसेज जाते हैं। जैसे अभी लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले हम लोगों ने फैशन शो किया था और उसमें हमारी गुरु ने भी पार्टिसिपेट किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अवेयर करा है, हमारी यूथ को भी, कि हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि जो युवा साथी हैं वो सबसे ज़्यादा मतदान सूची में अपना नाम जुड़वाएं, अपने वोटर आईडी बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। आपकी किस विषय में ज़्यादा रुचि है? मेरा तो सबसे ज़्यादा पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है। और पढ़ाई में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की? मेरा अभी ग्रेजुएशन होने का है इग्नू से, क्योंकि मैंने 12वीं तक की थी, फिर उसके आगे की पढ़ाई अब मैं जो कर रही हूँ इग्नू से कर रही हूँ। स्कूल की पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी, ऐसे क्या घटनाक्रम? स्कूल का कई बार हुआ बीच बीच में छोड़ना पड़ना, क्योंकि वहाँ का जो माहौल और वहाँ का जो व्यवस्था थी वो शायद मेरे हिसाब से नहीं थी। तो मुझे थोड़ा सा लगता था, क्योंकि वहाँ पे मेरे हिसाब से वो सहज माहौल नहीं बन पा रहा था, अपने आप को असहज महसूस करना। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपना 12वीं किया, फिर उसके बाद में वापस जो होता है कि नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई
करके करना क्या है, मेरी सोच उस समय ये थी, तो इस वजह से भी शायद कि भाई मेरे को किन्नरों में तो रहना है, पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है। लेकिन मुझे अब पता है, शायद मुझे अब लगता है कि भाई शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी होती है हर वर्ग के लिए, हर समाज में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ाना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, सभी को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। समीरा जी, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वो लड़का या लड़की होता है, ट्रांसजेंडर वो कैसे बनता है? देखिए बनता कोई नहीं, ये तो सब नेचर है। जैसे एक लड़की बनती नहीं है, लड़का बनता नहीं, वैसे ट्रांसजेंडर बनता नहीं है, ये ईश्वर का ही एक वरदान है ना। यहाँ पे बनने वाली प्रक्रिया को जो बना रखा है कि बनते हैं, तो बनता कोई नहीं है, सब ईश्वर की ही द्वारा रची हुई गई एक रचना है कि आज जिस तरह से स्त्री का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, वैसे ही हमारा भी जन्म होता है। बस ये है कि कभी कभी हमारी पहचान जो है कुछ समय के बाद उजागर होती है, समाज के बीच आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर किन्नर समाज जो है बहुत समय के बाद, बहुत अंतराल के बाद में समाज के बीच अपनी वास्तविक पहचान के सामने, अपनी पहचान के सामने आता है। किन्नरों का आध्यात्म में कहाँ पर स्थान है? सभी हैं। अगर हम आज बात करते हैं देव दनुज नर किन्नर श्रेणी सादर सकल मजाही त्रिवेणी, किन्नरों का तो शुरू से ही उपदेवता की श्रेणी में रखा गया। किन्नरों को अर्धनारीश्वर स्वरूप में माना जाता है। तो किन्नरों का तो वेदों में, पुराणों में वर्णन है। आध्यात्म से तो हमारा जन्म से, विरासत में हम कहते हैं कि जन्म से ही हमारा रिश्ता होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो मुझे लगता है कि अलग से नहीं, क्योंकि ये तो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है और ईश्वर का ही स्वरूप है कि कहीं क्या आप देखेंगे, अब सनातन धर्म में किन्नरों को अर्धनारीश्वर के स्वरूप में माना जाता है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रामायण में रामचरितमानस की हो, या महाभारत में आप देखते हैं शिखंडी के रूप में, तो यहाँ पर जब हमारा वेदों में, पुराणों में उल्लेख है, हमारा वर्णन है, तो हम तो स्वयंभू जो कहते हैं, उपदेवता की श्रेणी जो उपाधि दी गई ईश्वर द्वारा, तो वो समाज हमको कैसे अस्वीकार करता है, हमारे साथ भेदभाव करता है। तो आध्यात्म से तो हम जन्मजात जुड़े हुए होते हैं, आध्यात्म की तरफ हमें जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो जन्म और हमारा जो समाज के लिए दायित्व बनता है, तो आध्यात्म और सामाजिक कार्यों में, कि हमें लगता है कि आज हर किन्नर को आध्यात्म से जुड़ते हुए समाज के प्रति समर्पित होकर समाज के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। एक लोगों के बीच में एक भ्रांति है कि जब किन्नरों की मौत होती है तो उनकी अंतिम यात्रा पे पत्थर मारे जाते हैं, जूते चप्पल मारे जाते हैं। नहीं, ये सब एक बहुत झूठ, एक मिथ्य है, जो लोग सुनकर कुछ भी हमारे बारे में बरगल बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो जिस धर्म का, जिस सांप्रदाय का होता है, उसका उसी सांप्रदाय के हिसाब से, उसी धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किन्नरों की शव यात्रा क्या रात में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आम इंसान की होती है, वैसे हम लोगों का भी होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ये सब एक झूठ लोगों में फैला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किन्नर शादी भी करते हैं? नहीं, किन्नर समाज में कोई शादी नहीं होती है। अगर वास्तव में किन्नर शादी करेंगे तो फिर किन्नर कैसे कहलाएंगे, क्योंकि स्त्री या पुरुष दो लोगों में ही शादी का बंधन माना जाता है। अगर हम बात करें कि भाई किन्नर है तो किन्नर शादी करेगा, अगर मैं शादी की बात करती हूँ कि किन्नर शादी कर रहा है, तो या तो वो पूर्णतः पुरुष है या पूर्णतः स्त्री है। हम अगर शादी कर रहे हैं तो हम एक जेंडर में आ गए, हम तृतीय लिंग में आए नहीं। तो किन्नर का मतलब ही ये हुआ कि हम ना तो स्त्री हैं ना पुरुष हैं, तो हमारा विवाह कैसे उचित है, हम कैसे शादी कर सकते हैं। तो ये सब मिथ्य है। मुझे लगता है किन्नर समाज जो है एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आध्यात्म को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आज के समय में कुछ लोग जो हैं इसको वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ एक मिथ्य हैं जो आज समाज के बीच में फैल रहा है। किन्नर जो बधाई मांगने जाते हैं, आप उसका कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल, वो हमारा कल्चर है बधाई मांगना, क्योंकि किन्नर जो है मंगलमुखी कहा जाता है और शुभ कार्यों में हम लोगों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य ही है। तो बधाई मांगना, दुआएं देना, आशीर्वाद देना, ये तो हमारा कल्चर है। ये तो हमें जन्मजात में ला गया है कि ईश्वर की दी गई शक्तियों का हम सदुपयोग कर रहे हैं, हम लोगों की वंशवेल बढ़ाने के लिए, लोगों की शुभकामनाओं के लिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हमारा कल्चर है और ये तो हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो ये कल्चर के साथ में तो मुझे लग रहा है हम बाकी के काम भी कर सकते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ये जन्मजात अधिकार है हमारा, आशीर्वाद देना, शादियों में जाना, मंगल गीत गाना, लोगों को दुआ आशीर्वाद देना, यही तो हमारा कलयुग का सबसे पहला धर्म है। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज किन्नर समाज भी जो है अपनी हर क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहा है। सामाजिक क्षेत्रों, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक क्षेत्रों, आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में किन्नर भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे पा रहे हैं। उसके लिए, उसके पीछे कारण जो है वही कि आपके द्वारा हमें स्वीकार किया जा रहा है, हमारे कार्य को स्वीकार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर, स्त्री वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो, हमारा किन्नर समाज हो, सभी को मिलकर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए
आगे आकर योगदान देना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि हम एक वाकई में विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमें हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर बिना लैंगिक भेदभाव के समाज के प्रति समर्पित रहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें और अपने देश की उन्नति प्रगति के लिए योगदान दे सकते हैं, देना चाहिए बिना भेदभाव के। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके बाद आपकी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? अब ये तो जो सबसे नज़दीक होगा, जो मेरे करीब होगा, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जो पास होगा, बाकी तो भविष्य है। भविष्य में नहीं जाती हूँ, ये सब चीज़ें आगे की बातें हैं भाई, जिसके नसीब में हो, क्योंकि कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिसके भाग्य में होगा वो कुछ चल के आ जाएगा, जिसके भाग्य में होगा वो चला जाएगा। तो ये सब समय की और नियति ने निर्धारित कर रखा है। तो जो कुछ है, और आज अगर मैं कहती हूँ सबसे बड़ी मेरी संपत्ति मेरा नाम, मेरा मान सम्मान जो मैंने कमाया, मेरी प्रतिष्ठा है, और वास्तव में जो इसका अधिकारी होगा, जो उस योग्य होगा, तो वो इसको पालेगा और इसको निरंतर जारी रखेगा, वो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं ऐसा नहीं मानती कि नहीं कोई किन्नर ही होगा, हो सकता है कि आप में से कोई हो वो। तो ये सब योग्य वाली और उसकी योग्यता पर है, ये उसकी विचारों पर, ये उसकी संगति पर, उसके कर्मों पर आधारित है। बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।